क्या लैंड सेलिंग में वास्तु एक मेजर रोल प्ले करता है? वास्तु इसमें पूरा रोल अदा करता है। बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कई बार आदमी नहीं बेच पाता। देखिए, मार्केट कंडीशन एक अलग बात है, लेकिन सही रीजनेबल रेट पे भी मांगने के बावजूद भी फिर भी नहीं बिकती है, तो फिर आपको वास्तु के साथ जाना चाहिए। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि शेरमुखी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। शेरमुखी प्लॉट घर के लिए तो नहीं लेते हैं, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा बताते हैं। इसके विपरीत साउथ वेस्ट जब दिशा 90 डिग्री से कम हो जाती है या बढ़ भी जाती है, तो वो दोनों ही कष्टकारक होते हैं। जब भी 90 डिग्री से कम होगा, इसका मतलब वो बढ़ेगा साउथ वेस्ट। तो ये देखने में आया है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ बहुत ही अप्रिय घटनाएं होती हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी घर में या हर किसी जने की एक प्रॉब्लम तो जरूर रही है, या हर 10 घरों में एक बंदे की प्रॉब्लम जरूर रहती है कि उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या वो लोग प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही लैंड सेलिंग और परचेजिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इनका भी कहीं ना कहीं लिंक वास्तु से है? तो आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम अंकित जैन जी से, जो कि एक वास्तु विशेषज्ञ है। तो चलिए चलते हैं, सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एक नया दिन, नई नई टॉपिक। शुरुआत। बिल्कुल सही। एंड जितनी बार भी आपसे वास्तु के बारे में जानते हैं, कुछ नया ही सीखने को मिलता है, राइट? तो सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लैंड सेलिंग में वास्तु एक मेजर रोल प्ले करता है? जी देखिए, लैंड सेलिंग मतलब वास्तु। वास्तु मतलब भूमि। जहाँ भी भूमि की बात आएगी, वहाँ पर वास्तु का रोल 100% होगा ही होगा। बिल्कुल। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, कोई नई है, कोई फ्लैट है, कोई ज़मीन पे बना हुआ बंगलो है, मकान है, घर है, फैक्ट्री है, ऑफ़िस है, आप उसको बेचना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि प्राइम लोकेशन होती है, तो वो तुरंत आपको ग्राहक मिलता है और आपकी डील हो जाती है। जी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है कि ग्राहक आते जाते हैं, देख जाते हैं और आपके पास पलट के ग्राहक लौट के नहीं आता है। मैंने तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा कि एडवांस दे गए, फिर वो एडवांस भी उठाने नहीं आए कई बार, या उसमें बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। तो इसमें वास्तु का पूरा रोल होता है। जब भी कोई जगह जिसमें कोई इम्बैलेंस होगा, वास्तु का इम्बैलेंस होगा, पंच तत्वों का कोई डिसबैलेंस होगा, इसके अलावा उसकी एनर्जी कमज़ोर होगी, क्योंकि हम लोग पूरा एनर्जी पे देख के चलते हैं। अगर आपका भूमि आपकी कोई भूमि है, आपका कोई बंगलो है, आपका कोई भवन है और अगर उसकी सेल नहीं हो पा रही है, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और मैंने लगभग 30 प्रॉपर्टीज़ का काम ऐसा किया है कि जो काम तो मैंने शायद 50-60 प्रॉपर्टीज़ पे किया है ये, लेकिन इसका एक 70% रिजल्ट अभी तक आया है कि जो 30-35-40 प्रॉपर्टी के आसपास आप कह सकते हैं कि वो उनका इमीडिएट ग्राहक आता है और उनकी डील होती है। अच्छा। हाँ जी, वास्तु में जब भी किसी जगह की एनर्जी कमज़ोर होगी, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी कस्टमर को, और कस्टमर अगर आकर देख के भी चला गया, तो भी उसको वो शायद अट्रैक्ट ना करे, उसको अच्छा ना लगे, या उसको उस भूमि पे आके लगे नहीं कि मेरे को इसको परचेज़ करना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता डील। मैंने कई बार ऐसा देखा कि उसमें कोई वास्तु दोष भी होता है, जैसे कभी उसमें टॉयलेट गलत जगह बना है, या उसमें कोई स्ट्रक्चरल, जैसे कि ब्रह्म स्थान खराब होना, साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, कुछ स्ट्रक्चरल कमी भी होती है जिसको ओरिएंटेशन का हम डिसबैलेंस भी कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी के इशू होते हैं। एक जगह तो मैंने सुपरनैचुरल इशू भी मुझे मिला था। अच्छा। हाँ, सुपरनैचुरल इशू था। तो जब हमने उसकी प्रॉपर एक वास्तु रजिस्ट्री पूजा होती है, सम्मान पूजा जैसी होती है, वो करा के हमने जब उसका प्रयास किया, तो विदिन 15 डेज़ के अंदर रिजल्ट आ गया था। कस्टमर आ गया और एडवांस भी आ गया था और 3 महीने के अंदर डील एग्जीक्यूट भी हो गई थी। तो वास्तु इसमें पूरा रोल अदा करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कई बार आदमी नहीं बेच पाता। देखिए, मार्केट कंडीशन एक अलग बात है। दूसरी बात ये भी होती है कि लोग अपनी जगह की कीमत ज़्यादा आंकते हैं, और वो जब ज़्यादा बता रहे होते हैं कीमत, तो कई बार कस्टमर नहीं आता। लेकिन सही रीजनेबल रेट पे भी मांगने के बावजूद भी, कि अगर आपने मार्केट की रेट से भी ठीक एक रीजनेबल प्राइस आपने रख दिया, फिर भी नहीं बिकती है, तो फिर आपको वास्तु के साथ जाना चाहिए। आपको उसका वास्तु ज़रूर देखना चाहिए, उसमें जो भी सुधार आवश्यक हैं वो करें, तब आपकी प्रॉपर्टी एक उचित कीमत पर बिक सकती है।
तो सर आपके हिसाब से वास्तु में अगर हम लैंड सेल करने जा रहे हैं तो ऐसे क्या कॉमन इश्यूज जो आपको मोस्टली दिखते हैं जो पाए जाते हैं अपने बेसिकली? देखिए, जब हम कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई पूर्वजों की ज़मीन है, कोई बंगलो है, कोई घर है, तो उसमें वास्तु के दोष बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। वास्तु के दोष होने का रीज़न उसमें पुराने स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो पुराने हिसाब से बने हुए होते हैं, उसमें कमियाँ होती हैं। पहले जनरली जब घरों में अंदर टॉयलेट नहीं बनती थी, बाहर बनती थी, तो ये भी देखने को मिलता है कि इसके अलावा पुराने घर बंद पड़े हुए जब होते हैं, बहुत दिन तक बंद रहे, फिर अब आपने उनको बेचने का विचार किया, तो भी उसमें एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें नेगेटिविटी कैप्चर कर लेती है, उस जगह को अपना स्थान बना लेती है वहाँ पर। उन नेगेटिविटी के होने से भी वो जगह नहीं बिक पाती है। तो जैसे अगर जब भी ब्लॉकेजेस उसमें मेन ये होंगी कि आपके गेन की दिशा है, मतलब गेन हमें चाहिए, हमें उस प्रॉपर्टी से गेन होना चाहिए, प्राप्ति होना चाहिए, तो वहाँ पे शनि का भी रोल होता है, शनि ग्रह का भी रोल होता है। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस होने में उस जगह की एक तो एनर्जी, सबसे पहला फैक्टर होगा एनर्जी, उसमें नेगेटिव सुपरनेचुरल एनर्जीज, इसके अलावा वास्तु की नेगेटिव एनर्जीज, उसमें लगे हुए अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक्स, सेप्टिक टैंक्स कहाँ क्या बने हैं, वो अगर बनी हुई प्रॉपर्टी है तो, और अगर भूमि है तो भूमि का आकार, भूमि के द्वार कहाँ पर है, उसकी कौन सी दिशा में रोड बनी हुई है, क्योंकि बेचने में जब दिक्कत आती है कई बार कि बहुत से लोग दक्षिण को बहुत खराब दिशा मानते हैं, जबकि मैं कहता हूँ दक्षिण सबसे ज्यादा देने वाली दिशा है। अच्छा। वो देती कैसे है, क्योंकि वो चूंकि उग्र दिशा है, थोड़ी तेज दिशा है, अग्नि की दिशा है, तो वहां पर आपको दक्षिण दिशा में बस हमें ये देखना होता है कि दक्षिण पश्चिम ना हो सामने, तो हम दक्षिण दिशा का भी प्लॉट बहुत अच्छा कई बार, लेकिन क्या होता है कि एक कॉमन मिथ बन गया है, बहुत सारे वास्तुविद ने मतलब यूट्यूब पे और सभी चीज़ों पे ये प्रचार किया कि दक्षिण दिशा खराब दिशा है तो उसका प्लॉट नहीं लेना, तो लोग उसको लेने से घबराते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी देख के, ओरिएंटेशन देख के और अपनी कुंडली के साथ, अच्छा। हाँ, आपकी कुंडली क्या अलाउ करती है, उस कुंडली में आपकी दशा क्या चल रही है, जैसे किसी की कुंडली में अगर उनकी अनफेवरेबल दशा चल रही है, किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उस समय पे बेचने में हो सकता है उनको वो जमीन ना बिके, क्योंकि उस समय आपको दुख भोगना है ना। क्योंकि जनरली बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है कि या तो प्रॉपर्टी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, या वो अपने प्रॉपर्टी कब बेचते हैं, या तो उनको कुछ नया इन्वेस्ट करना हो, नया खरीदना हो, नया घर बनाना हो, या जनरली बहुत बार ये भी देखा गया है कि उनको कोई अपना कर्ज निपटाना हो, पुराना परेशानियों में प्रॉपर्टी बेचते हैं, तब वो परेशानी है तो इस समय पे दुख भोगना है अगर आपको, तो प्रॉपर्टी भी नहीं बिक पाती है। तो इसलिए फिर हम उनको फिर जाप भी करवाते हैं, प्रॉपर्टी में हवन करने की भी सलाह देते हैं, हवन करवाते भी हैं किसी पंडित जी आदि के माध्यम से, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो फिर मेरे को भी करने कभी कभी जाना पड़ जाता है, वो फिर मैं अपने मतलब निर्देशन में सारा उसका शुद्धि कराता हूँ पूरी जगह की। ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तोड़फोड़ करने की स्थिति नहीं होती है, जगह बड़ी होती हैं, साइटें बड़ी होती हैं। एक साइट पे जब मैंने काम किया था तो उसमें ब्रह्म स्थान पे कॉलम था और वो कॉलम हटाया नहीं जा सकता था, तो फिर उसकी रेमेडी करके हमने उसको काम किया। कई बार किचन गलत जगह भी होती है, तो निवास करने वाले लोग जो आते हैं वो भी आजकल सब लोग वास्तु दिखाते हैं, तो वो जब उसमें वास्तु दोष होगा तो बेचने में प्रैक्टिकल फैक्टर्स के अलावा फिर वास्तु के फैक्टर्स भी साथ साथ काम करते ही करते हैं। तो ये ब्लॉकेज में देखिए सबसे बड़ा पॉइंट बना एनर्जी, अगर एनर्जी कमजोर है तो आपकी जगह किसी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो उस जगह पे नहीं आ पाएगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा, वो नहीं खरीदेगा। दूसरा ओरिएंटेशन साथ में रहता है। तीसरा उसमें आपके बेचने वाले की लाभ की दशा है कि नहीं है, उसको उस समय उसकी फेवरेबल दशा है नहीं, अगर वो भी नहीं होती तो हम उसका उपचार कराते हैं, उनसे कुंडली जनित उपाय भी करवाते हैं, तो वो हाँ, जिससे कि कुंडली जनित उपाय होने से उनको बेचने में थोड़ा सा आसानी होती है समय के अनुसार। तो मतलब लैंड सेलिंग में कुंडली का भी एक इम्पोर्टेंट रोल कहीं ना क्यों कहीं नहीं बनता है, है। आपको एक बड़ा पैसा प्राप्त होने वाला है। अगर आज प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ऊंची दरों पर रहती है, बहुत हायर साइड रहती है, आदमी का पूरा जीवन बदल जाता है एक प्रॉपर्टी बिकने के बाद। मैंने बहुत सारा लोगों को देखा है कि अपनी एक प्रॉपर्टी पूरी बेच के उनका पूरा रहन सहन, जीवन स्तर पूरा बदल जाता है। बिल्कुल। तो चूंकि और जीवन स्तर बदलने के लिए भी आपको पुण्य चाहिए, तो वो अगर आपकी मारक दशा है, आपके समय खराब चल रहा है जिंदगी में, तो वो फिर आपको कई बार ऐसा भी देखा गया कि मतलब आप बहुत कम पैसे में भी बेचना चाह रहे हो प्रॉपर्टी, मतलब आप मार्केट से भी नीचे गिर के भी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, फिर भी नहीं बिकती। हाँ, तो ऐसा होता है। हाँ जी, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि
लोग 2-2 3-3 साल तक प्रयास करते रहते हैं, जब वो नहीं बिक रही होती है तो वो मार्केट रेट से भी, मार्केट में तो रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो इस बात पे भी राजी होते हैं कि भाई कैसे भी करके बिक जाए, तब भी नहीं बिक पाती है। वो इजीली नेगोशिएबल भी होते हैं, लेकिन तब भी वो एक डील क्लोज नहीं नहीं हो पाती। पाती है। तो वास्तु इसमें पूरा काम करता है, और मैंने तो बहुत सारी जगहों पे देखा है, जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं जगह की, और जिस समय पे हम उसमें अपने उपचार करते हैं, थोड़े बहुत वास्तु के जो ज़रूरी सुधार होते हैं, इसके अलावा बिना तोड़-फोड़ के भी उपचार कुछ करते हैं, जब वो कर देते हैं, तो बहुत जल्दी ग्राहक आता है। बाकी देखिए, बहुत सारी जगहों पे हम लोग को पता भी नहीं चल पाता। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी देखा कि जब जैसे किसी समय प्रॉपर्टी के लिए हमने उपचार किया और 3 महीने 6 महीने तक हमारे पास कोई खबर सूचना नहीं आई। फिर 3-4-6 महीने बाद लोग मिले, तो वो बताते हैं कि बहुत ग्राहक आए थे उस समय पे, लेकिन हमारी कुछ ऐसी कंडीशन थी कि हम डील नहीं कर पाए, या ये भी बताते हैं कि हमारी तो तुरंत डील हो गई थी। हाँ, मतलब सब तरह के क्लाइंट्स हैं वो। कुछ ऐसे होते हैं कि जो पल-पल की खबर भी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल बताते नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बाद में हमेशा सुनने में ये मिला है कि ग्राहक बहुत आते हैं उपचार करने के बाद। ओके। जी। तो सर, जैसे कि हम उपचार के तरीके सुन रहे थे आपसे जी। कि बहुत सारे तरीके होते हैं, जी। बिना तोड़-फोड़ के भी होते हैं, हाँ। तो ऐसे कौन-कौन से तरीके होते हैं? देखिए, तरीके उस साइट के हिसाब से, मतलब जिस साइट को बेचना है, उस साइट के हिसाब से पहले हम वहाँ पे जाके विज़िट करते हैं। वहाँ की लैंड एनर्जी, ये कॉपर रॉड्स हैं मेरी 2, जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी, और अच्छा। इनके माध्यम से मैं चेक करता हूँ, डाउजिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। डाउजिंग टेक्निक से उस जगह की एनर्जी को हम चेक करते हैं कि कैसे इस भूमि के नीचे क्या छुपा है। ये रॉड अपने आप चलती है इस तरह से। ओके। हाँ, ये अपने आप मूव कर जाती है। तो जहाँ पर सकारात्मक होती है वहाँ पर, हालाँकि ये रॉड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ एक कॉपर का एक मोटा वायर समझ सकते हैं आप इसको, ये रॉड है केवल। यहाँ शरीर हमारा डाउज़र है, जो हमारे शरीर पर जो सेंसेशन आ रहा है उस जगह पर, वो नेगेटिव है कि पॉज़िटिव है, तो वो हमारा निर्धारण शरीर से है। ये केवल उस एनर्जी का एक माइक के जैसा काम करता है। तो जैसे मैं पहले उस साइट पे जाऊँगा, विज़िट करूँगा, उसमें देखूँगा क्या कमी है, वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स फ़ॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो फ़ॉलो करने की स्थिति नहीं है, अगर वो हो सकते हैं तो पहले उनको फ़ॉलो कराते हैं, जिससे कि जो काम आपका बहुत कम खर्चे में हो सकता है, वो कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम, अगर वो नहीं होते तो फिर हम अपनी रेमेडीज़ करते हैं, उसमें कुछ पूजा-पाठ करा के भी कई बार कराना पड़ता है। उसके अलावा उसमें एक बहुत छोटा-सा उपाय जो एक बहुत कॉमन है कि हम लोग करवाते हैं कि हम चारों कोनों पे गड्ढे कराकर, और एक छोटी-छोटी मटकी में सवा-सवा किलो नमक डेले वाला उसके अंदर भर के, थोड़ी-थोड़ी पीली सरसों, और चारों कोनों पे एक विशेष मुहूर्त में रखवा देते हैं। अच्छा। तो उससे भी भूमि का ग्राहक आने लगता है। भूमि में ऊर्जा बढ़ जाती है, अट्रैक्ट करने लगती है, ग्राहक बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। ओके। हाँ जी, और इसमें स्वर का भी बड़ा रोल रहता है। हम लोगों द्वारा उपचार करने में स्वर का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं जब भी जाता हूँ तो स्वर देख के उसका उपचार करते हैं। सूर्य स्वर में जब हम भूमि के उपचार कर देते हैं, तो वो तीव्र गति से उसके एनर्जी का काम होता है उसमें। अच्छा, हाँ, तो चूँकि उसका वास्तु रिज़ल्ट इंस्टेंट पे या इंस्टेंट जल्दी-जल्दी आएगा? 7 से 15 दिन के अंदर महसूस होने लगता है आपको कि ग्राहक आने लगे आपके पास। अच्छा। हाँ, जब आपको लगता है कि अरे अभी तक तो मैं इतने सारे ब्रोकर से बात कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा था, फिर आपके पास इंस्टेंट 3, 4, 5, 6 जगहों से खबर आने लगे, तो आपको लग जाता है कि एनर्जी अपना काम कर रही है। अब डील होने में फिर आपके नेगोशिएशंस, आपकी कंडीशंस, वो एक डिपेंड करती है कि वो कस्टमर किस तरह से डील कर रहा है। लेकिन ग्राहक, कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने 3 बार 4 बार उपचार कर दिया है और ग्राहक नहीं आया है। क्योंकि तब मैं ये मान के चलता हूँ, और स्वर चेक कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा स्वर आ रहा है, लग रहा है कि ये कस्टमर आना चाहिए बहुत जल्दी। लेकिन उसमें कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमने वो साइट देखी, कस्टमर देखा, कस्टमर की कुंडली भी देख ली, लेकिन वो जिस घर में रह रहा है कई बार उसका भी वास्तु कमज़ोर होता है। एग्ज़िस्टिंग वास्तु जिसमें वो रह रहा है कस्टमर, उसका वास्तु कमज़ोर हो सकता है कई बार। अच्छा, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है वहाँ क्यों पे? नहीं करेगा रिफ्लेक्ट? क्यों नहीं करेगा? आप जिस ऊर्जा में रह रहे हैं वैसा ही आपके साथ घटनाक्रम होंगे। अगर आप किसी बहुत कमज़ोर वास्तु में रह रहे हैं और आप एक कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वो भी आपको प्राप्ति नहीं होने देगा ना। जिस घर में आप रह रहे हो वो भी प्राप्ति नहीं होने देगा। और कई बार मैंने ये देखा है कि दशा बहुत अच्छी होती है, तो बस हमने हमारा जाना हुआ, विज़िट किया, छोटा-सा कोई चेंज किया, कोई मान लो गलत जगह बोरिंग है वो हटवाया, कोई द्वार गलत जगह है या कोई एक द्वार अच्छी जगह खुलवाया। इतना ही करने से, और कोई गड्ढा करा के, या केवल एक दीपक जलवाने से,
एक जगह मेरे साथ हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट थे, उनका रेंट पे नहीं जाता था, तो मैं जा भी नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा भी, तो मैंने कहा मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा साइट देखने आपकी। तो उन्होंने कहा बताओ आप क्या करें कि वो रेंट पे चली जाए। तो मैंने उनको कहा कि आप केवल एक साउथ ईस्ट में अग्नि दिशा में अग्नि के स्थान पे अग्नि को स्थान दे दीजिए, दिया जलवाना शुरू करा दिया, अखंड दिया लगवा दिया। तो अखंड दिया लगवाने से कुछ ही दिन बाद उनके कोई बहुत बड़ी यही छोटी ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, किसी का रेंट पे उन्होंने उसको ले लिया। तो वो शायद 1 ही महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 महीने के अंदर उनका अखंड दीपक जलाने से जो 1.5 साल से नहीं जा रहा था रेंट पे, वो चला गया। अच्छा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का ही लाभ हो जाता है, उसमें दशाएं, कंडीशंस, सामने वाले की मार्केट कंडीशंस, उनकी रेंट पे देने की कंडीशंस, प्रॉपर्टी की लोकेशन, बहुत सारी चीज़ मैटर करती है। एनर्जी बढ़ा के हम अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर आपका अट्रैक्ट हो जाए, और 70% तक ये काम सक्सेसफुली होता है। तो सर एक चीज़ और, जैसे हमने अभी बात करी थी, आपने बताया कि अगर प्लॉट है तो प्लॉट का आकार भी मैटर करता है। जी। तो क्या शेप, स्लोप्स, डायरेक्शन, फेसिंग ये सब भी मैटर करती है? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको जैसे फेसिंग के बारे में बताया कि जी। दक्षिण मुख है। देखिए बाज़ार में पूरब मुख और उत्तर मुख की बहुत डिमांड रहती है हमेशा। मतलब अगर आप किसी से भी पूछोगे तो हम भी लोग जनरली यही कहते हैं कि भई अगर आपको उत्तर मुख मिलता है तो आप ले लीजिए, या पूरब मुख है तो ले लीजिए। जब कभी एक जनरल टर्म्स की बात आती है, अगर कोई पूरा कंसल्ट करता है या पूरा दिखा के लेना चाहता है व्यवसाय के हिसाब से भी कि भई वो किस तरह का व्यवसाय या किस तरह का व्यवसाय करते हैं, जो उसमें रहने वाले स्वामी हैं उसके। तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम उनको प्लॉट खरीदवाते हैं। तो दिशा का तो ये मैंने आपको बताया कि साउथ भी है तो वेस्ट भी है, तो भी हम उनको परचेज़ करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, शेप इसलिए मैटर करती है, आकार। आप किसी जिस चीज़ का आकार बिगड़ जाए, उसको हम कहते हैं कि उसका पृथ्वी तत्व कमज़ोर है। अच्छा। हाँ, उसकी शेप कमज़ोर है। तो जैसे बाज़ार में एक चलन है गौमुखी, शेरमुखी। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखता हूँ कि जितने भी 90% केसेस में गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट जो होते हैं, वो अनऑस्पिशियस ही होते हैं, शुभ नहीं होते, अशुभ ही होते हैं। हाँ, क्योंकि ये उस मैंने भी सुना है कि शेरमुखी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। शेरमुखी प्लॉट घर के लिए तो नहीं लेते हैं, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा बताते हैं। अच्छा। मैंने पढ़ा भी है कई किताबों में कि शेरमुखी व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा होता है, और गौमुखी रहने के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं अगर अपने वास्तु की बेसिक गणित से जाऊं कि जिसमें जहां वो कोने कटते हैं, दिशाएं कमजोर होती हैं, राइट एंगल नहीं होता है प्लॉट, तो उस हिसाब से मैंने बहुत सारी जगहों पर पाया कि वो उतने शुभ नहीं होते। मतलब ये केवल एक किंवदंती कह सकते हैं, या लोगों के मन का एक परसेप्शन बन गया है कि गौमुखी है। लेकिन अगर आप उत्तरमुखी गौमुखी प्लॉट लेंगे तो आपका आगे से ईशान कोण कट जाएगा, या और वायव्य भी कटेगा। तो कई बार उसमें वायव्य नहीं कटता, उसमें नॉर्थ ही कट जाता है, अगर वो 10-20 डिग्री भी टिल्टेड है, तो वो बहुत नकारात्मक प्लॉट बन जाता है। तो शेप का भी बड़ा रोल है। अगर आपकी प्लॉट गौमुखी, शेरमुखी, इर्रेगुलर शेप है, कोई भुजा बढ़ी हुई है, अगर वो एक बार को ईशान बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी जल्दी बिकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईशान कोण अगर बढ़ा हुआ होता है तो वो एक तरह से उसमें अमृत है। मतलब, और मैंने ऐसे भी घर देखे कि जहाँ ईशान कोण बढ़ा हुआ है और बहुत सारे दोष कर दिए हैं, तो भी उनके जीवन में कोई कष्ट परेशानियां नहीं है। जब भी ईशान कोण 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे प्लॉट, ऐसे भवन, उनमें ये समझिए कि वास्तु का अमृत है, जिसमें कि अगर कितना भी जहर डाल दिया जाए, आपके जीवन को खराब होने नहीं देगा। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके विपरीत साउथ वेस्ट जब दिशा 90 डिग्री से कम हो जाती है या बढ़ भी जाती है, तो वो दोनों ही कष्टकारक होती है। बढ़े हुए के तो बहुत बुरे परिणाम देखे। जब भी 90 डिग्री से कम होगा, इसका मतलब वो बढ़ेगा साउथ वेस्ट। तो ये देखने में आया है कि वहाँ पे लोग, रहने वाले लोगों के साथ बहुत ही अप्रिय घटनाएं होती हैं, या वो लोग खुद बेईमान फ्रॉड किस्म के लोग उस स्थान पे हो जाते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो साउथ वेस्ट दिशा, तो वो प्रॉपर्टी बेचने में भी बड़ी दिक्कत आती है। फिर वहाँ पे लोग भी उस तरह के आते हैं कि वहाँ पे मुकदमे, झगड़े, इस तरह की, मान लो प्रॉपर्टी सेल का डील भी हो गई, तो उसमें भी कोई विवाद फंस जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल शेप, जब मैंने एक बार आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो एक अग्नि का प्रतीक होता है, और मैंने बहुत सारी जगह देखा कि जहाँ जहाँ ट्रायंगल प्लॉट्स होते हैं, वो सीधे सीधे अग्नि होती है, और मुकदमे, विवाद, झगड़े, या फिर उसमें लोन्स, ये सब होने की संभावना होती है। तो गृह स्वामी को, भूमि के स्वामी को बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे प्लॉट्स बेचने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तब वहाँ पे हमें भी बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं फिर वास्तु में, मतलब बिल्कुल। एनर्जी भी डबल
डबल ट्रिपल या मतलब उसको एनर्जाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। जी। तो इट मीन्स किसी घर का धरती, शेप, आकार सब कुछ स्लोप और मैटर। स्लोप भी आपने पूछा था, स्लोप जी। स्लोप भी बहुत मैटर करता है। अगर उसका पानी बहकर पश्चिम या दक्षिण दिशा में जा रहा है या अग्नि दिशा में जा रहा है, ईशान के अलावा किसी भी दिशा में जा रहा है, उत्तर और पूरब और ईशान इन 3 दिशाओं में पानी के ढाल अलाउड होते हैं। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में अगर जा रहा है तो वहां पे भी दिक्कत आती है। आपको उतनी कीमत नहीं मिल पाएगी जितनी कीमत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो लेने आएगा वो बड़ा ही अलग उदासीन आदमी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम दिशा का ढाल वो अध्यात्म और धर्म के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छे नहीं होते, ये व्यापार और व्यवसाय के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि अगर ढाल भी उल्टे हैं, मान ली जैसे एक जगह हम गए थे, एक जगह तो थोड़ा पहाड़ी टाइप की जगह थी, ढाल बिल्कुल विपरीत थे। बहुत सारी खुदाई करा के भी एक सा किया, लेकिन जो पूरा मैग्नेटिक एनामोली, पूरी मैग्नेटिक एनर्जी एक सी फ्लो हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा उल्टा फ्लो हो रहा है। आप अपनी साइड को कितना भी सुधार लें, लेकिन फ्लो तो उल्टा ही हो रहा है ना, वो उसको हम नहीं बदल सकते। तो तब हम उनको मना करते हैं कि भाई आप, तब हम एनर्जी बढ़ाने का ही हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। बाकी वास्तु सुधार चूंकि बहुत खर्चीला होता है, तोड़ फोड़ बहुत खर्चीली है, लेकिन कई बार बहुत अपरिहार्य हो जाता है कि हमें तोड़ फोड़ भी करानी पड़ती है। अच्छा। दरवाजे खुलवाने पड़ते हैं, पुराने गलत जगह बने हुए दरवाजे बंद कराने पड़ते हैं। कई बार साउथ वेस्ट में खुला हुआ दरवाजा है, ग्राहक आ रहा है और बस देख के जा रहा है, नहीं हो रहा, डील नहीं हो रही, या डील हो भी गई तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। और जिस जगह पे घर वो रह रहा है, जिसका स्वामी है जो, उसके वास्तु का भी प्रभाव पूरा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हुए हमें उसका सुधार करना पड़ता है। सुधार करते हैं तो रिजल्ट आता है। तो सर बहुत जगह हमने ये भी देखा है कि एंट्री गेट्स जो होते हैं और बाउंड्री वॉल्स होती हैं जो बहुत अलग अलग होती हैं, तो क्या ये भी एक वास्तु दोष कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है? हाँ, करता है, क्योंकि वैसे हम लोग जो लेते हैं वो कवर्ड एरिया को लेते हैं, जी। लेकिन जब सेलिंग पर्पज से अगर हम देखते हैं तो हमें सभी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भूमि की बात हो रही है। पुराने स्ट्रक्चर बिकते हैं तो वो उसमें, वहां पर केवल आपके बने हुए स्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। जो खरीद रहा होता है वो हो सकता है उसको पूरा डिमोलिशन करे जी। और फिर नया बनाए, तो उसमें कहाँ कहाँ गेट निकल सकते हैं। बेचने के अलावा जब हम खरीदवाने भी जाते हैं, लोगों को दिखाने जाते हैं, तो हम लोग भी देखते हैं इस चीज को कि बाउंड्री वॉल का गेट और अंदर का गेट, क्योंकि उसका भी पूरा एक विज्ञान है अलग। अच्छा। उसमें उत्संग द्वार बनता है, उसमें समबाहु द्वार बनता है, विषम बाहु द्वार बनता है, कि मतलब अगर आप अपने घर से बाहर निकले अंदर कवर्ड एरिया से, और अगर आप अपने राइट साइड जा रहे हैं तो वो समबाहु द्वार होगा, और अगर अपने लेफ्ट साइड आप जा रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री वॉल के लिए आपको जाना पड़ेगा, जहां से मुख्य द्वार होगा बाउंड्री वॉल गेट होगा, अगर आप घर से निकले और उल्टे हाथ जा रहे हैं तो वो फिर विषम बाहु द्वार बनता है। तो वो सब चीज़ों को भी फर्क पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरह से कंसीडर करते हैं, कवर्ड एरिया का दरवाजा भी कंसीडर करते हैं और बाउंड्री वॉल गेट का भी दरवाजा अच्छे पद पे आए, किसी अच्छे जो वास्तु के 32 पद द्वार के होते हैं उनमें से अच्छे पदों पर आए, तभी वो दरवाजे दोनों अच्छे काम करते हैं। और द्वार का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि द्वार जहाँ दो ऊर्जाएं मिलती हैं, द्वार मतलब जहाँ दो सारी ऊर्जाएं वहीं से एंटर होती हैं, तो वो जो दो द्वार जहाँ मिलते हैं तो वो ऊर्जाओं को हमें देखना बहुत जरूरी है। आपका बाहर से जो भी कनेक्शन बनेगा वो तो द्वार के माध्यम से बनेगा। बिल्कुल। और कोई भी कस्टमर आपके यहाँ जब पहला आएगा, आपकी द्वार जानकारी, पे ही आएगा। तो सबसे पहले आपका द्वार आके दिखेगा। और वास्तु कंसल्टेंट्स भी बहुत सारे लोग सेंटर से तो आप देखते हैं, लेकिन जनरली पहले जब वो आते थे तो पहले द्वार पे खड़े होकर कंपास लगाते थे कि कौन सी दिशा का द्वार है, सामने कौन सी दिशा सन्मुख है, पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, या विदिशा का भी प्लॉट है, तो भी कंपास लगाते हैं। तो वो सबसे पहले द्वार पे जाके ही लगाते हैं। तो सर एक और चीज हमने जानी थी आपसे लास्ट पॉडकास्ट में, एडजेसेंट वास्तु। तो क्या अगर घर के पास कोई नाला है, शमशान है, कुछ ऐसा नेगेटिव चीज है या टेम्पल ही है, तो क्या वो भी हमारी लैंड सेलिंग में उसको एक बाधा डालता है? या फिर अगर मैं कहूँ कि हमारे घर के अंदर ही कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, कभी उस घर के अंदर आग लगी हो, किसी के मर्डर्स हुए हो बेसिकली, या कुछ भी ऐसा कोई अप्रिय घटना हुई हो कोई, हाँ जी, कोई अप्रिय घटना हुई हो, तो क्या तब भी उसके सेलिंग में इशू आता है? देखिए सारी बात यहाँ एनर्जी की है जी। अब जब आपके इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, जी। एक है एडजेसेंट वास्तु और एक है इंटरनल वास्तु का। देखिए एडजेसेंट वास्तु, जब आपके घर के आसपास कोई शमशान है, कोई नाला है, कोई अस्पताल है, कोई पुलिस स्टेशन है, या कोई आपने कहा मंदिर है, तो मंदिर को नकारात्मक नहीं मानते, लेकिन मंदिर की छाया
दूसरे पहर में पड़ने वाली मंदिर की छाया दोपहर में, उसको नकारात्मक माना जाता है वास्तु में। कई बार कोई वृक्ष भी बड़ा नकारात्मक होता है जो आपके आसपास होता है। तो देखिए, अगर कोई वास्तु जानकार है वो देखने आएगा तो वो उस प्रॉपर्टी को फिर उसके निमित्त से मना कर सकता है कि भाई पास में कोई शमशान है। मैंने एक साइट का हमने रेमेडी किया था, उसमें मेरे गुरु ने रेमेडी किया था, मैं उनके साथ गया था। तो उसमें दक्षिण दिशा में बहुत चौड़ा नाला था। अच्छा। और वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं थी, तो जिनकी प्रॉपर्टी थी वो बहुत परेशान थे। तो तब मैं उतना ज़्यादा रेमेडी का काम नहीं करता था, मैं बहुत शुरुआती इंटर्नशिप के टाइम की मेरी बात है। मैं गुरुजी के साथ जब वो आगरा किसी काम से आए थे, तो हमने जब उसमें एक रेमेडी की तो उसके 3 महीने के अंदर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी पे रेमेडी की थी सारी वो सेल आउट हो गई थी। तो उसमें दक्षिण दिशा में नाला था और वो अपनी कीमत से बहुत कम कीमत पे, मतलब कह सकते हैं 70% कीमत पर बेच रहे थे। तो वो नाला जो था दक्षिण दिशा, चूंकि दक्षिण में गड्ढा अलाउड नहीं है, फिर उसके बाद गंदगी, नाला दिन रात उसमें से गंदगी प्रवाह हो रही थी। तो इस तरह के केसेस होते हैं। तो जब नेगेटिविटी होती है तो प्रैक्टिकली तो देखिए बहुत से लोग उसको देख के लेने से भी डरते हैं, लेकिन उसमें फ्लो होने वाली नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं उसको आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने से सेल करने में, अगर वो दक्षिण दिशा का नाला नहीं होता तो मैं समझता हूँ वो उतनी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी कि वो उसमें कम से कम उनको वो बहुत अच्छा अमाउंट मिलता, उचित से भी ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए थी उसकी। लेकिन उसका उनकी परिस्थितियां, हो सकता है उनके साथ जो बुरी स्थितियां जीवन में चल रही थी वो उस नाले की वजह से चल रही। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगा, मुझे देख के लगा कि जब आपका वास्तु दोष इतना होता है तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से आपको वो उल्टे सीधे कम पैसों में बेचना पड़ रही है भूमि को, जो मतलब आपकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती थी वो आपको कम कीमत में भी बेचनी पड़ रही है, क्योंकि आदमी के पास उसको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं बचती है। अब आपका दूसरा प्रश्न, शमशान जब कभी भी पास होता है तब भी वहां रहने वाले लोग दुखी होते हैं, लेकिन थोड़ा दूर हो, क्योंकि आजकल सब जगह शहरों में क्रेमेटोरियम होते हैं, दूर भी होते हैं पास भी होते हैं। कहीं कहीं कब्रिस्तान भी हमने देखा है कि कब्रिस्तान है और पास में फ्लैट बने हुए हैं, तो बिक रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे बिक रहे हैं। मतलब अपार्टमेंट बनाए, धीरे धीरे बिक रहा है, लोग रह भी रहे हैं, कुछ लोग स्वस्थ भी हैं, मतलब कमियां हैं उसमें। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, लोग पूछते हैं कि कब्रिस्तान पीछे ले लें। मैंने कहा अगर आपके बजट में आ रहा है तो देखो कुछ भी है, लेकिन अगर आपके बजट में आ रहा है लेकिन फिर भी उसमें नेगेटिविटी तो रहेगी, कुछ भी आप करेगी, क्योंकि ऊर्जाओं का आवागमन तो आपके घर में, हवाएं कहाँ से आएंगी टकरा कर, वो कहीं ना कहीं से तो वहां से टकरा कर आएंगी। जहाँ चिताएं जलती हैं तो उनके फिर धुआं। फिर भी एक बात बहुत प्रैक्टिकल मानता हूं मैं कि मरण कहाँ पर नहीं हुआ, हर भूमि पर मरण हुआ है, हर भूमि पर जन्म हुआ है, हर भूमि कभी मंदिर थी, हर भूमि कभी शमशान थी, क्योंकि भूमि अनंत काल से है। लेकिन समय के अनुसार उसमें आने वाली वायु का आवागमन, उस पर पड़ी हुई ऊर्जाओं का प्रभाव, उस पर रहने वाले लोगों की ऊर्जा का प्रभाव, उस पर हुआ गौ पालन, गौ बछड़ा। जैसे एक मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा टिप ही दे देता हूँ कि जब कभी आपकी भूमि नहीं बिक रही हो तो आप उसके कुछ समय के लिए उसके ईशान या आग्नेय दिशा पर गाय बछड़े का पालन करें। जब गाय वहां पर बंधेगी, मतलब उसकी सेवा होगी, बछड़ा जब उस वहां पर वो दूध देगा तो वहां वात्सल्य, भूमि वात्सल्य में ही बनेगी। गाय का जो वो जब बच्चा होता है तो वो जो वो पहला उसको चाटती है बछड़े को गाय, उसका वो जो मुंह का झाग और जो लार गिरती है भूमि पे, वो उसको वो बहुत वात्सल्यमयी होती है। तो भूमि के बहुत बड़े से बड़े दोष खत्म हो जाते हैं। गौमूत्र जहाँ गौ माता गिराती है उस जगह की 27 फुट नीचे तक की मिट्टी पवित्र हो जाती है। तो हम जब कभी कोई कहता है कि हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूशन करने का पैसा नहीं है या हम खर्चा नहीं कर सकते या तोड़फोड़ करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तब हम उनसे ये कहते हैं कि आप कुछ मत करो, आप केवल यहाँ पर एक गौ सेवा का प्रावधान बना दीजिए। गाय बछड़ा वहाँ पे आप अपना पालन करें, कोई सेवा करें, उनका गाय का जो गोबर निकले उसको उस भूमि पर लेपन कर दें, सारा गौमूत्र उसी स्थान पर छिड़क दें, तो उससे भी बहुत बड़ा वास्तु का दोष का निवारण होता है। और ये एक सभी व्यूअर्स के लिए एक टिप भी है। तो और अब रही इंटरनल वास्तु की बात, तो जैसे बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि हॉस्पिटल की भूमि होती है, वहाँ पे तो लोग बहुत सारा कष्ट में आते हैं, दुख में आते हैं, रोते चीखते चिल्लाते भी हैं, बहुत सारे लोग असाध्य रोगों से हैं। तो उन सब में भी कहीं ना कहीं, जैसे अस्पताल की भूमि तो अस्पताल के ही वातावरण से खराब हो गई, बाकी बहुत सारी भूमि इसलिए भी खराब होती है, उनमें वास्तु दोष होते हैं। जैसे आपने कहा कि हो जाते हैं या कोई क्राइम हो जाते हैं वहाँ पे, या वहाँ पे कोई गलत कार्य होता था, तो वो सब भी वास्तु के प्रभाव से हो पाते हैं। कि वास्तु में जब कभी भी साउथ वेस्ट के दरवाजे, साउथ वेस्ट के टी, साउथ ईस्ट के टी, इस तरह के जब उनमें क्रूर दरवाजे खुल जाते हैं तब वहां पे उन जगहों पे क्रूर कर्म, क्रूर घटनाक्रम हो जाते हैं। तो वो एनर्जीज की वजह से भी
निगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई। अब निगेटिव एनर्जी जब क्रिएट होगी और आप जब उस जगह पे जाएंगे देखने, तो आपको वो जगह अट्रैक्ट नहीं करेगी। आपको हो सकता लगे खंडर है, आपको लगे हॉन्टेड है, आपको लगे या अच्छा ना लगे, या आपका वहां जाके दिमाग घूम जाए। कई बार जो सुपर नेचुरल एनर्जीज होती हैं वो आपका दिमाग घुमा देती हैं, वह इसको नहीं खरीदने देना है, हम नहीं खरीदने देंगे, हम नहीं बिकने देंगे। होता है कि कहीं जाके आपको खुद एक ऑरा अजीब लगता है कि हाँ। हाँ, मुझे बस यहाँ से जाना है बाहर। हाँ, तो वो आपको उस ऑरा पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा वो, या आपका मन ऐसा बदल जाएगा, या ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप उस जगह को ले ना पाओगे। तो ये भी स्थितियां इसमें होती हैं। तो इंटरनल भी घटनाक्रम भूमि की अंदर के, कि जैसे आपने बताया कि मर्डर हो जाते हैं, या मान लीजिए अग्निकांड हो जाते हैं, कई बार कई शॉप्स में बहुत आग लग जाती है। तो हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि किसी दुकान में बहुत आग लग जाती है एक बार पूरी, तो उसकी सारी एनर्जीज जल जाती है, जी, नेगेटिविटी। ये सुना है। हाँ, और फिर वो बहुत अच्छी चलती हैं। लेकिन मेरे देखने में अभी ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन हम तो अपनी कॉपर रॉड के माध्यम से, डाउजिंग टेक्निक से, स्वर विज्ञान से, उससे जब चेक करते हैं, उससे अगर, और फिर इसके अलावा कुंडली से अलाइन करते हैं कि जो व्यक्ति खरीद रहा है या जो बेच रहा है उनकी कुंडली क्या कहती है उस समय पे, तब उससे एक मोटा आइडिया भी मिल जाता है कुंडली से कि इस समय इनको प्रॉपर्टी के पैसे से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी बिक सकती है। मतलब एक बड़े लाभ का समय कब आएगा वो भी उस कुंडली से कई बार देखने को मिल जाता है। तब हम उसके आधार पर डिसाइड करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स और कुंडली, ये सब मिलके उस एनर्जी को, आपकी पर्सनल एनर्जी, आपके वास्तु की एनर्जी, आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह की एनर्जी, इन सब की तीनों की समग्र एनर्जी को देखने के बाद आपकी लैंड सेलिंग में वास्तु कुछ मदद कर सकता अच्छा, तो मतलब एक अगर लैंड सेल करना हो, हमें जी एक जगह बेचनी हो, तो जी। इतनी सारी चीजों को हमें कंसीडर करना हाँ, पड़ेगा। और ना करना हो तो मैं एक टिप और दे देता हूँ आपको इस बिल्कुल बात के सही। लिए। देखिए, सारा भारतीय दर्शन मानता है कर्म सिद्धांत को, जी तो यहाँ पर सारा खेल पुण्य और पाप का है, असेट और लाइबिलिटी का है। जी। लाइबिलिटी कम, असेट ज्यादा, पाप कम, पुण्य ज्यादा। अगर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है बेचने की, तो ज्योतिष में 11वां भाव आपकी कुंडली का इच्छा पूर्ति का भाव होता है। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि मेरी लैंड, कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत की लैंड होती है लोगों की, किसी की 20 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, वो नहीं बिक पा रही है क्योंकि बड़ी कीमत भी बाजार से सहज जल्दी नहीं मिल पाती है। एग्जैक्ट। तो आप 11वां भाव जो ज्योतिष का होता है, कुंडली का आपकी का, उसका जो स्वामी है, उस 11वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी का जाप करना शुरू करते हैं। उनकी संख्या के आधार पर, जैसे राहु है तो 18,000 जाप होता है। उस स्थान पे जो ग्रह बैठा है उसकी भी जाप करने से आपको लाभ होता है कि जो शायद उस कार्य को आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होने दे रहा है, तो जो भी ग्रह उसका स्वामी बने, जैसे मंगल, अगर 1 नंबर राशि उसमें है तो मंगल ग्रह की आप जाप करेंगे तो उससे आपको तत्काल लाभ होगा। आपकी इच्छा पूर्ति का स्वामी एक्टिवेट होगा और आपकी इच्छा पूर्ति करने में आपकी मदद करेगा। तो ये एक ऐसा टिप है कि जहां आपको फिर वास्तु भी देखने की शायद उतना जरूरत ना पड़े, और आप जब जाप करते हैं तो उससे आपका पुण्य का संचय होता है। पुण्य आपके जब आपके इसमें आ जाएगा, आपके पल्ले में आ जाएगा, खाते में आ जाएगा आपके, तो फिर आपको शायद वास्तु और ज्योतिष और ये सब निमित्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पुण्य के निमित्त से ही आपकी जगह सेल हो आपकी जाएगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जैसे कि आपने कहा था कि कहीं ना कहीं आप तोड़फोड़ भी करवानी पड़ जाती है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि हमें तोड़फोड़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, या कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हाँ घर में तोड़फोड़ हो, तो आप एनर्जीज को बैलेंस करके कुछ ऐसी रेमेडीज बताइए ताकि हम उस एनर्जीज को बैलेंस करें एंड अपनी लैंड को सेल कर सकें। देखिए, वास्तु रेमेडीज तो आपको, देखिए मैंने अभी जितने भी आपके साथ मेरे पिछले पॉडकास्ट हुए, मैंने आपको कुछ रेमेडीज ऐसी बताई हैं कि आप अपने तत्वों का संतुलन कोकोनट थेरेपी के माध्यम से, एलिमेंट बैलेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं, मिरर के माध्यम से, कलर के माध्यम से। तो वो तो सारी रेमेडीज आपको ओरिएंटेशन सुधारने के लिए करनी चाहिए। लेकिन आपने ये कहा कि नहीं मैं तो ये सब भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो उस समय पे फिर मैंने आपको आज एक रेमेडी दी, टिप दिया मैंने आपको कि आप अपना पुण्य बढ़ाइए। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि अगर ये सब भी करने के बाद कुछ हो नहीं रहा, तब फिर आपको वास्तु की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको फिर कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम जिस तरीके से उसमें करते हैं कि स्ट्रक्चर भी हम अगर नहीं तोड़ना है तो हम उसमें कॉपर पिरामिड्स के माध्यम से, मिनरलॉजी के माध्यम से, और ये जो आपके पिरामिड्स होते हैं इनकी ग्रिड बनाते हैं, इसकी ग्रिडिंग होती है, उसमें
वास्तु पुरुष के कुछ चारों, जैसे वास्तु है तो उसमें ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म नाभि की एक स्थापना करते हैं। ब्रह्म स्थान पे और चारों कॉर्नर्स पे गड्ढे करके उसमें पिरामिड विशेष मूर्त में, विशेष स्वर में उसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसमें क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज, लिक्विड मरकरी, मरकरी और सफ़ेद सरसों, पीली सरसों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ऊर्जा वृद्धि वाली, जिससे वो पूरी जगह की ऊर्जा को एकदम अपलिफ्ट किया जाता है। जैसी वो ऊर्जा अपलिफ्ट होती है उसके मैंने बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम लिए। मैंने आज तक सैकड़ों, कह सकता हूँ हजारों ब्रह्म नाभियाँ बनाई होंगी। कुछ लोग आजकल चिल्ला रहे हैं कि ब्रह्म स्थान को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जबकि वो लोग खुद बाद में ब्रह्म स्थान बना के ही एनर्जी अपलिफ्ट करते हैं। लेकिन वो अपने किसी को, सिर्फ लोगों को इल्यूजन में रखते हैं कि भाई हम ब्रह्म नाभि नहीं बनाते। लेकिन मैंने सैकड़ों नहीं हजारों ब्रह्म नाभियाँ बनाई हैं, और लगभग ऑलमोस्ट मेरा होता होगा कि हफ्ते में 2 या 3 दिन में कहीं ना कहीं ब्रह्म नाभि अच्छे मुहूर्त में, अगर मुहूर्त नहीं मिल रहा और करना ही है कि कहीं पे वर्किंग नहीं रुक सकती है, तो फिर मैं स्वर देख के, चंद्र स्वर के जल तत्व या पृथ्वी तत्व में ब्रह्म नाभि की स्थापना करता हूँ। तो वहां पर भी बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आते हैं। और एक ग्रिड भी बनाई जाती है जहाँ चारों कॉर्नर्स और ब्रह्म स्थान, इन सबको हम उठाते हैं। और इसके अलावा कई बार कोई पॉइंट पर्टिकुलर देख लेते हैं, डाउजिंग टेक्निक से देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट खराब है, तो उस पॉइंट की एनर्जी क्लीन कराने से, उस पॉइंट की मिट्टी निकलवा के फेंकवाने से भी कई बार उपचार हो जाते हैं। अच्छा। ये सब्जेक्टिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, वो सिचुएशन के तरफ से साइट देखने के बाद डिसाइड होता है। कई बार साइट में देखा गया कि ओरिएंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, गलत होता है। हमने केवल ओरिएंटेशन ही सुधरवाया कि भाई आपका साउथ हल्का है और आपका नॉर्थ भारी है, तो साउथ को थोड़ा भारी किया, कोई उसमें रेमेडी कराई, तो उससे भी होता है। इसके अलावा क्रिस्टल क्वार्ट्ज हैं, बहुत चमत्कारिक होते हैं। हेक्सागोनल फॉर्मेट के क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज होते हैं, स्फटिक मणि जिसको बोलते हैं। तो रत्न और क्रिस्टल्स वो क्या करते हैं, वो एक तरह से उपरत्न होते हैं। तो रत्न क्या करते हैं कि सूर्य की कॉस्मिक एनर्जी को जमीन तक, अंदर तक अट्रैक्ट करते हैं, नीचे तक खींच के लेते हैं, तो उससे भूमि की ऊर्जा को वो बढ़ा देते हैं। अच्छा। भूमि पर सूर्य की ऊर्जा विभिन्न विभिन्न दिशाओं से पड़ती है, और वो अलग अलग देवताओं का, देवता एनर्जी फील्ड्स का निर्माण करती है। तो जब उनपे पर्टिकुलर एंगल से क्रिस्टल्स के ऊपर जब वो ऊर्जा पड़ती है, धरती के नीचे हम लोग उनको डालते हैं और वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जब तो उस जगह की ऊर्जा को वो एकदम से एनहांस कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि मैंने एक साइट पे हम गए थे, तो उनका प्लॉट बहुत दिनों से पड़ा था। उसके बराबर में कोई पड़ोसी था, वो उसमें धीरे 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 करके उनकी जमीन खाता जा रहा था। तो उनको ये लगता था कि भाई ये जमीन आप बिकवाओ कैसे भी करके, और वो जमीन थोड़ी एल शेप भी थी। तो उसमें फिर मैंने 2 डिवीजन किए। एल शेप थी तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जमीन को, और 2 गेट अलग अलग करा दिए उसके। और जिस दिन मैं ट्रीटमेंट करके आया, उसके बाद फिर कोई बात हो गई, वहाँ दीवार गिर गई थी, क्या हो गया था, तो हम वो फिर मुझे दोबारा लेके गए वो सज्जन वहाँ पर। तो वहाँ जाके देखा, हमें खुद ही एनर्जी इस जगह की बहुत परिवर्तित लगी। हमें लगा कि अरे अभी हम ट्रीटमेंट करके गए और अभी से ऐसा लग रहा है जमीन की एनर्जी इतनी अपलिफ्ट हो गई। मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ पे, जमीन ऐसा लग रहा था नई, जैसे धुली पुछी सी नई जमीन सी हो गई एकदम ऐसा। हाँ, किसी ने उसको एकदम मतलब एनर्जाइज कर दिया, क्या चमक आ गई उसमें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश के बाद धूप निकले तो जैसे एकदम तेज एनर्जी हो जाती है, तो ऐसा उस जगह का लगा। उनका जो मालिक का बेटा था, जिसकी जगह थी वो स्वामी के बेटे की, तो गया भैया ये तो जगह बहुत, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बदल गई इस जगह की तो पूरी। मैंने भाई 2 हिस्सों में डिवाइड की। पहले वो एल शेप थी, ऊर्जाओं का असमान संतुलन था। अब जब वो यूनिफॉर्म हो गया और इस तरह से, तो ऊर्जा पता चलती है आपको। तो क्रिस्टल्स के माध्यम से, पिरामिड्स, उसमें ग्रिडिंग करने से। इसके अलावा एक टिप और दे देता हूँ मैं आपको। एक कामा सिंदूर आता है, वो मतलब पारा होता है, वो उसका पारा का दूसरा फॉर्मेट होता है, केमिकल फॉर्म कह सकते हैं उसको, पारे का होता है वो। उसको कुछ लोग सिनेबार भी बोलते हैं। पंसारी लोगों से आप लेते हैं तो पंसारियों पे मिलता है। वो जहर होता है बेसिकली, तो उसको वो जनरली हर किसी को जल्दी देते नहीं है। तो हम लोगों ने उसका प्रयोग करके भी बहुत सारी जमीनें बेचने में मदद ली है। अच्छा। हाँ, उसको एक शुभ मुहूर्त में और एक पर्टिकुलर स्वर में, सूर्य स्वर में हम लोग उसको डालते हैं। उसमें तत्व देखना पड़ता है कि कौन से तत्व में, और उसको अग्नि दिशा में जब हम उसको डलवाते हैं, एक मेजरमेंट होता है कि एक मिनिमम, जैसे 1000 स्क्वायर फीट में आपको 100 ग्राम, या अगर आपकी जगह बड़ी है तो उसी रेशियो में, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है तो फिर एक उसका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन से निकाल के हम उस कामा सिंदूर को जब भरवाते हैं अग्नि दिशा में, तो उस जगह की ऊर्जा बहुत बढ़ती है। अच्छा, उसकी यूनिट भी आप चेक हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यूनिट भी चेक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्या होता है कि देखिए सारा खेल एनर्जी का है। सही बात। अगर आपकी जगह में एनर्जी है तो लोग ढूंढते हुए आएंगे आपको, और अगर आपकी जगह में एनर्जी नहीं है तो आप पैसे कम भी कर दो,
आपका ग्राहक नहीं आएगा, आपके सामने से निकल सामने से जाएगा। निकल जाएगा। एक जगह तो मेरे साथ ये हुआ कि उनकी जगह 3 बार बिक गई। अच्छा। हाँ, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और भी रीजंस थे। मैंने बोला ना, आपका भाग्य या कर्म सिद्धांत आपका अलाउ नहीं कर रहा आपको लाभ होना। तो पुराना 1 2 3 कस्टमर आ गए एक-एक करके, लेकिन फाइनल डील नहीं हो पाई। सो थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया, इतना वंडरफुल सेशन रहा, इतनी नई नई चीज़ें हम आपसे जानी है, आपसे जी, कॉपर रॉड के थ्रू आप कैसे काम करते हैं ये भी जाना जी, कि अगर एक लैंड सेल नहीं हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जी, एंड वास्तु भी एक फैक्टर हो जी, सकता है। जी, जी। वास्तु एक फैक्टर नहीं, मेन फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। एंड आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम ऐसे ही आपसे बहुत सारी चीज़ें जानते रहेंगे एंड सुनते रहेंगे। एंड अगर हमारे व्यूअर्स को ये पसंद आया, डू लाइक शेयर कमेंट अस। एंड अगर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा एंड आगे आने वाले पॉडकास्ट में आप क्या क्या देखना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।